दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और पार्टी चल रही थी। आपस में बातचीत करते-करते अपनी-अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बताने लगते हैं। इनमें से एक दोस्त होता है जिसने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज़ खोल दिया, जिसकी उसके दोस्तों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल वो बात करते-करते अपनी तारीफ़ करने लगता है, अपनी सेहकी करने लगता है और वो कहता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी के 4 मर्डर कर रखे, लेकिन आज तक मुझे पुलिस ने पकड़ा भी नहीं। वो वो बात तो कर देता है, लेकिन साथ ही पूछते हैं कि किसके मर्डर किए हैं तूने? किससे कैसे किए हैं और क्यों किए हैं? तो डिटेल में उनको बताता नहीं। कुछ साथी तो ऐसे होते हैं जो इस बात को पी जाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। यानी कि इस बात पर कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन उसमें से एक दोस्त ऐसा होता है जो इस बात को सुनने के बाद बड़ा हैरान होता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसने 4 कत्ल किए किसके हैं? और किए किए क्यों? क्योंकि ये झूठ तो कभी बोलता नहीं। इस तरह की बात थी, ये बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। परेश वो परेशान होते-होते उसके दिमाग में आता है कि उसके जान-पहचान के एक एसआई कमलजीत सिंह होते हैं। तो वो उस कमलजीत सिंह के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब मेरा एक दोस्त है, हम दोस्त पार्टी कर रहे थे, पार्टी में मेरे दोस्त ने कुछ ज़्यादा पी ली थी और उसने नशे के दौरान उनसे कुछ ऐसी बात कही कि मैंने 4 कत्ल किए हुए हैं। तो ये बात सच भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है। ये बात तो आप जब इसके विषय में जाँच करोगे तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो मामला है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे कमलजीत सिंह को ये बात सुनी, तो उन्होंने अपने अधिकारी के पास जाते हैं और अधिकारी का नाम होता है डीसीपी भीष्म सिंह। उनसे जाकर कहते हैं कि साहब मेरे पास एक ऐसी गुप्त सूचना मिली है कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर करना क्या है। जैसे ही डीसीपी भीष्म सिंह को ये बात सुनी तो उन्होंने अपने अधिकारी के पास जाते हैं और उनका अधिकारी होता है एसीपी आदित्य गौतम। आदित्य गौतम के पास जाने के बाद आदित्य गौतम को जैसे ही पूरी कहानी बताई, तो कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो? इस मामले को अपने स्तर से जाँच-पड़ताल करा लो। क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित की जाती है और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जाँच-पड़ताल उसी दिन से शुरू कर देती है। वाक़ई सचमुच 4 कत्ल किए हुए होते हैं और 4 कत्ल को हुए लगभग 27 महीने का समय बीत चुका था और इस घटनाक्रम के बारे में किसी को अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच की तारीफ हो रही थी। आज की इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि 4 कत्ल किए किसने किए और क्यों किए? इस आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का ही एक इलाका है, गाँव का नाम है वजीराबाद और मैं बात कर रहा हूँ 17 जुलाई 2016 की। सुबह लगभग साढ़े 9 बजे के आस-पास का वक़्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पास एक कैनाल है और उस कैनाल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जैसे पुलिस को यह सूचना मिलती है तो वह कैनाल के पास सैकड़ों लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद यह पता करने की कोशिश में जुट गई कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लगभग 20 या 21 साल के आसपास की उम्र की ये लड़की थी। लेकिन लाश किसकी थी ये पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तभी किसी ने पुलिस को यह सूचना दी कि एक कैनाल के पास एक लावारिस गाड़ी खड़ी हुई है। लावारिस कार की कैनाल नदी के आसपास खड़ी हुई है। यह गाड़ी का नंबर थे DL 1C7565। पुलिस ने जब इसका नंबर निकलवाया तो नंबर निकलवाने के बाद यह पता चलता है कि किसके नाम पर यह रजिस्ट्रेशन है। तो यह इसका नाम आता है नैना किरोड़ीवाल वजीराबाद दिल्ली। उम्र लड़की की लगभग 21 साल थी। अब पुलिस की टीम सीधा पहुंच जाती है दिल्ली के वजीराबाद में। वजीराबाद के में जाने के बाद बार-बार वह बेल उस घर में जाकर बेल दबा रहे थे, लेकिन घर में कोई सदस्य निकल के नहीं आया। आस-पास के लोगों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि साहब वो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। आखिरकार जब आस-पास के लोगों से पूछा और पता किया जाता है तो इस घर में कौन-कौन रहता है, तो टोटल मिलाकर 4 सदस्य रहते थे इस घर के अंदर, जिसमें जो मेन मालिक है वो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल था। उनकी पत्नी जो गृहिणी साधना है और साथ ही जो उनका बेटा है शुभम और उनकी एक बेटी जिसकी तलाश
उनको जो लाश मिली थी, लेकिन बाकी लोग परिवार के कहाँ गए थे, इसको लेकर ही पुलिस के आसपास लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी। परिवार के सदस्यों से जो भी बिल्कुल करीब में रहते थे, उनसे भी जाकर पुलिस ने सबसे पूछताछ की। उससे पूछा जाता है कि यहाँ ये कहाँ गए ये लोग, लड़की की हत्या क्यों हुई? तो ऐसी बातचीत करते-करते पता चलता है कि लड़की जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रही थी, साथ ही निजी विद्यालय में भी वो पढ़ाती थी जाके। साथ ही उनकी शादी की बात चल रही थी, लड़की की शादी की बात चल रही थी, तभी पुलिस के दिमाग में ये आया कि शायद लड़की किसी से प्यार करती होगी और प्यार करने की वजह से ही परिवार वालों ने ये उसकी बात बिल्कुल मानी नहीं होगी और इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद पुलिस ने नोटिस छपवा दिया, उधर एफआईआर दर्ज करवा दी। ऑनर किलिंग में एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुलिस इस मामला में लगातार प्रयास कर रही है, लगातार दबिशें दे रही है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। उनके फोन नंबर ढूंढे जा रहे थे, सीडीआर तमाम प्रयास थे। हापुड़ की पुलिस भी इस प्रयास में जुट गई ताकि नैना की हत्या के मामले को कुछ जानकारी दी जा सके, अब सबूत मिल सके। आखिरकार जब मामला हाई कोर्ट पर पहुंच गया, कोर्ट में जाने के बाद इस परिवार के भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लगातार 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने हालांकि उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया था। अपनी तरफ से जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई की। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मामला ठंडे बस्ते में पहुंच चुका था और इस मामले को लगभग 27 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। ना तो कोई नेहा का परिवार वाला का कुछ पता चलता है और ना ही इस कत्ल की असली वजह कोई सामने आती है। हालांकि रिश्तेदार ये जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या है और आखिरकार ये कत्ल किया किसने है। तभी 27 महीने बीत जाने के बाद वजीराबाद दिल्ली का एक रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, नाम उसका अभिषेक पाल उर्फ मिंटू होता है, जो कि अपने दोस्तों के बीच में बैठा होता है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है। खाते पीते उसने कुछ ऐसी बात बतानी शुरू कर दी जिससे कहा जाता है, साहब हमने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत जो हम पर हाथ डाल सके, इस तरह की बात जब वो कह देता है। लेकिन वो नशे में था, साथ ही उसने दोस्तों को, होते हैं कुछ नशे में होते हैं तो, लेकिन उसने ऐसा था कि जो पुलिस का मुखबिर भी हुआ करता है, कोई दोस्त पुलिस के मुखबिर होते हैं, वो नशे में शायद था जरूर, लेकिन उतना नहीं था। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से ले लिया कि इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को जांच पड़ताल में कई नाम सामने आए, उसमें से एक रितेश कटिहार भी होता है, जो कि बिहार का रहने वाला होता है। साथ ही एक लड़का मनोज बावला होता है, जो पुलिस ने जब इनसे के बारे में पता करना शुरू किया तो यह पहले तो रहता था वजीराबाद में, रितेश कटिहार, लेकिन उसका अब पता नहीं था। इस इस वो पता अब पता चलता है कि वो बिहार का रहने वाला है। तो पुलिस की इस टीम वहाँ बिहार जाती है और बिहार जाने के बाद उसके बारे में पता चलता है कि एक दिन वो इतना दुखी हो जाता है कि पुलिस, दुखी होते-होते उसने कुछ ऐसा कीटनाशक पदार्थ खाया जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी? इसकी वजह भी पुलिस जानना चाहती थी। साथ ही मनोज बावला था, उसके बारे में जब पता किया तो उसके बारे में जब पता चलता है तो गाजियाबाद में वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक बाइक में बैठा हुआ था। अचानक ही रोड एक्सीडेंट होता है और रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद दोनों दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन वो मनोज बावला एक्सीडेंट में मारा जाता है। हालाँकि पुलिस मौके पर पहुँचती है, जाँच पड़ताल करती है, ले लेकिन जाँच पड़ताल में यही बात निकल कर सामने आती है कि ये रोड एक्सीडेंट था और ये वाहन की वजह से उसको चोट लगी और वो मर गया। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, जिसका नाम था अभिषेक पाल उर्फ मिंटू। फिर उससे पुलिस पूछताछ करती और पूछताछ करने के बाद फिर जो बात आती है सामने, वो चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, जो मकान के मालिक थे, वो मजनू का ठेला एक जगह लगाते थे दिल्ली के अंदर। वहाँ अपना कपड़ों का दुकान चलाया करते थे। साथ ही उनका अपना जो दूसरा बिज़नेस था, दूसरा व्यापार था, वो पैसे दिया करते थे ब्याज पर और उससे ज़्यादा उनको अच्छी खासी इनकम होती थी। उनकी पत्नी साधना, जो कि हाउसवाइफ होती है, बेटी जो कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ
की छात्रा होती हैं, साथ ही वो निजी विद्यालय में पढ़ा भी रही थी। और जो बेटा शुभम होता है वो मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर एक निजी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जो रितेश कटिहार होता है वो बिहार का रहने वाला था, जिसने अपनी जान दे दी थी जिसने जान दी थी। दरअसल वो अपने घर का नौकर था, उनके घर का नौकर था। लगभग उसकी ज़्यादा उम्र थी नहीं, 16 से 17 साल के आसपास का वो रहा होगा शायद। कई साल से लगातार वो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के अपने यहाँ काम किया करता था। लेकिन साल 2015 की बात है, जब अगस्त का महीना था लगभग, इसके बीच में वो वेद प्रकाश को कहता है, मैं अपना कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुकान को खत्म करूँगा। तो जो नौकर था उसने कहा कि साहब एक काम करो, आप दुकान को मुझे दे दो, मैं इस दुकान पे काम करना शुरू कर दूँगा और जो भी पैसे की इनकम होगी मैं अपना कर्जा भी उतार लूँगा। इस हिसाब से बात तय हो जाती है और 4 लाख में बात तय हो जाती है। यह तय हो जाता है कि अब हर महीने तुम्हें मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, जितने उनके फिक्स हुए थे। आखिरकार जब जो घर का नौकर था, रितेश कटियार कपड़े की दुकान में बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। वेद प्रकाश ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगा और जब अगस्त 2015 में पैसे पैसे लिए थे, कुछ दिनों में काम ठीक चलता है। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि काम लगातार ठप होना चालू हो जाता है। यदि उस काम में फायदा होता है तो शायद वेद प्रकाश गढ़वाल अभी उस काम को छोड़ता नहीं और उसके जो नौकर रितेश कटियार होता है, उसने उस काम को संभालना शुरू जरूर जरूर था, लेकिन उसने जब उसका काम ठप होने लगता है तो व्यापार उसका बेकार जाने लगता है। तो वह इतना परेशान हो जाता है कि लगातार कर्जे में आगे लगता है। वेद प्रकाश लगातार उससे पैसे मांगता है और कहता है कि भाई अब ब्याज मिलाकर मूल के लगभग 8.5 लाख के आसपास हो चुके हैं, तुम कुछ तो पैसे दो। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपने एक दोस्त यानी कि जिसका नाम मनोज बावला होता है, उसको पूरी कहानी सुनाई। ऐसे 3 दोस्त आपस में मिल जाते हैं और कहानी एक दूसरे से शेयर करते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस परिवार से थोड़ी नजदीकियां बढ़ाते हैं और थोड़ी करीबी बढ़ाते हैं। अब ये बात करीबी बढ़ाने की आती है तो नेहा के नाम पर एक सेंट्रो कार होती है और वो ऑफर देता है शुभम को, जो उसका भाई होता है, कि तुम्हें कार चलाना सिखा सकता हूँ। इसलिए 15 जुलाई 2016 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। यह अभिषेक वेद प्रकाश से कहा कि जो गाड़ी के टायर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, आप आज इस हाल में टायर बदलवा लीजिए। अब टायर लगभग बदलवाने वाली बात आती है तो वेद प्रकाश कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर्ज तो नहीं है, चलते हैं टायर बदलवाने के लिए। खुद गाड़ी चलाता है और बस उसके पास बैठ जाता है और जैसे ही कार में बैठा था, पीछे जो मनोज होता है उसका जो साथी होता है नौकर, वो उसके गले में एक क्लिक तार होता है, उसको पूरी ताकत से खींचता है और शोर मचाने की, चीखने की, चिल्लाने की वेद प्रकाश को मौका ही नहीं मिलता है कि वह गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी गला दबाकर जैसे हत्या होती है, उसके बाद किसी भी तरह मौका पाते ही उसकी लाश को डिग्गी में डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ अभिषेक साथी जो नौकर होता है और मनोज बावड़ा, उनको ऐसे लग रहा था जैसे शुभम को शायद शक हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, शुभम को भी बुलाते हैं। जब दोपहर से 2 बजे बज रहे थे कि 12 जुलाई 2016 की ये बात है, जब शुभम को बुलाते हैं, शुभम को कहते हैं कि तुम्हारे पापा का यार एक्सीडेंट हो गया है। एक काम करो, तुम्हारे पापा को देखने के लिए चलते हैं। जब उसे घर से बुला लेते हैं, आते हैं तो गाड़ी में बैठ और उसको गाड़ी में उठा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिता जाकर उस कंडक्टर की सीट पर जाकर बैठ जाता है, उसके बाद उसका भी इसी तरह क्लिप तार से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, उन्हें लगता है कि जब परिवार के 2 सदस्य खत्म हो गए हैं तो लड़की और माँ का क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इनको भी खत्म कर देते हैं। इसी तरकीब से जब घर में जाते हैं तो साधना उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, बेटी भी नहीं थी। साधना से कहा जाता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और अब जब हॉस्पिटल में एडमिट है, आप एक काम करो, चलकर देख लो। वो जल्दी से तैयार होती है और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करती, ना आस पड़ोस, ना किसी को, रिश्तेदार को,
बताती है, वो अपनी हड़बड़ी में थी और सीधे जाकर कार में बैठ जाती। उसी सीट पर, जिस सीट पर उसका पहले पति बैठा था, फिर उसका बेटा जिसमें उसका बेटा बैठा था, फिर जाकर वो खुद बैठ जाती है, यानी कि ड्राइवर के बराबर में कंडक्टर वाली सीट में। उस पर जैसे ही बैठती है तो उसको भी उसी तरह तार पीछे से आता है और गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जैसे-जैसे हत्याएँ हो रही थी, वैसे-वैसे शवों को भी गाड़ी की डिग्गी में के अंदर ठिकाने लगा रहे थे। अब रात के लगभग 9 बज जाते हैं, तभी वह कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, आप जाकर देख लो। जब नेहा ने सबसे आखिरी में ये बात कही जाती है, आखिरकार नेहा भी चंगुल में फँस आती है और नेहा भी वैसे ही हत्या की जाती है, जैसे उसके पिता की, जैसे भाई की और जैसे उसकी माँ की हत्या की जाती है। अब हत्या करने के बाद इन चारों की लाश को सेंट्रो कार की डिग्गी में आराम से पैक कर दिया जाता है, जो ताकि किसी को पता ना चल सके। साथ ही सेंट के बहुत अच्छी खासी शीशी को इस्तेमाल किया जाता है। पूरी से पूरी इन लाशों पर उड़ेल दी जाती है सेंट वाली को। अगर बदबू भी आए जाती है तो शायद किसी को इस बात का एहसास भी ना हो। 16 तारीख की रात को ये बात 16 तारीख की रात की बात है। आखिरकार 15 तारीख की रात की बात ये गाड़ी खड़ी रहती है। अगला दिन निकलता है और ये इंतज़ार कर रहे थे कि फिर से रात हो जाए। ये पार्क में दिन-रात गाड़ी खड़ी रहती है। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसमें लाश पड़ी हुई है। 16 जुलाई आती है, 16 जुलाई 2016 की बात है, रात का समय था। उसके बाद फिर से यहाँ इस कार को लेकर निकलते हैं। निकलने के बाद इनका इरादा था कि इस कार में जो लाशें हैं, इनको कहीं नदी में, कहीं की गंगा में फेंक देंगे। इसलिए वो हाईवे चलते हैं नेशनल चॉइस की तरफ। जब जाते हैं तो रास्ते में हापुड़ पड़ता है। हापुड़ में एक कैनाल पड़ती है और कैनाल में जब उस वक़्त ये लाश उन्होंने फेंकी थी, तब वो ओवरफ्लो में बह रही थी, भारी मात्रा में बह रही थी। इसके बाद उन्होंने लाश निकालते हैं, एक-एक करके चारों लाशों को वो कैनाल में के अंदर फेंक देते हैं। पानी के तेज बहाव के चलते माँ-बेटे की लाश बह जाती हैं। पति की भी लाश बह जाती है, लेकिन जो बेटी की लाश होती है, वो किनारे पर जाकर अटक जाती है। आसपास के लोगों को इसका पता चलता है और वह पुलिस तक पहुँचते हैं। 17 महीने के बाद आखिरकार जब पुलिस इस मामले की जाँच-पड़ताल करती है, तो इस कैनाल जहाँ-जहाँ, जिस-जिस इलाके में बहती है, उस इलाके में लोगों से, पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जाता है। लेकिन 17 महीने के बाद भी इन लाशों का पता नहीं चल पाया। जो बाकी की 3 लाशें थी, कुल मिलाकर 4 लाशों का हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाता है, जिसको यह माना जा रहा था कि बेटी की हत्या करने के बाद यह पूरा परिवार छिप जाता है, दुबक गया था, किसी के हाथ नहीं आने वाला था। परिवार के बाकी लोगों को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था और हापुड़ की। बताया जाता है कि जो रोज़ किसी न किसी के बहाने से बुलाया करते थे और पूछते थे, कहाँ है वेद प्रकाश, उसकी फैमिली, बाकी सदस्य कहाँ है? कहीं उन्हें पता होता है, शायद बताते हैं, इसलिए वह मामले को ऑनर किलिंग के दर्ज पर करके मामला हाई कोर्ट तक पहुँच जाता है और कोई पैर इसलिए मामला ठंडे बस्ते में जाने के बाद फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन दिल्ली के क्राइम ब्रांच पुलिस ने जिस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस मामले की तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद आखिरकार कातिलों तक पहुँचते हैं और कातिलों तक पहुँचने के बाद 2 कातिल तो ऐसे होते हैं, एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, एक ऐसा होता है, एक नौकर जो होता है, वो अभिषेक जो बताया जाता है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो दवाई खा के अपनी जान दे देता है, जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिन्होंने अंत में उसकी दुकान की खुलवाई और पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। इसलिए वो जो उसके अपने मालिक के साथ किया, वो बहुत ही गलत किया, भयानक किया था। इस तरह इस दुःख से तकलीफ को भुला नहीं पाया, इसलिए अपने गाँव में रह रहा था और वो बिहार जाता है, तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसने कुछ ज़हरीला पदार्थ खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन जो भी होता है इस घटनाक्रम में बाकी बहुत भयानक होता है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को मुझे परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है